आज पैनल हमारे साथ है और जैसा मंच से परिचय दिया गया इन मेहमानों का, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की दो लाइनें हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि एक हमारे जो मेहमान बाकी हैं, अब वो आएंगे तो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत में नीरज जी को याद कर रहा था और नीरज जी की दो लाइनें हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कलमकार जब होता है, कलम चाहे वो कवि के तौर पर इस्तेमाल की जाए, चाहे शायर के तौर पर इस्तेमाल की जाए, वो समाज को बहुत कुछ देती है, संस्कार देती है, दिशा दिखाती है और कहीं ना कहीं सत्ता को, समाज को उस दिशा में ले जाने की ओर इशारा करती है जहां सिर्फ बेहतर हो सकता है, बेहतरी की गुंजाइश बहुत रहती है। पहला सवाल मैं मिराज जी आपसे करना चाहूँगा। दुष्यंत की धरती है ये, और दुष्यंत की इस धरती पर हम लोग बैठे हैं, शायरी पर बात होगी, कविताओं पर बात होगी। आज के दौर में दुष्यंत कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, दुष्यंत कुमार त्यागी का ताल्लुक सरजमीन बिजनौर से है। यह हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि दुष्यंत कुमार त्यागी वो नाम है जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है, वहाँ बहुत अदब व एहतराम से दुष्यंत कुमार त्यागी का नाम लिया जाता है। दुष्यंत के कलम से ऐसे ऐसे शेर होकर गुजरे। दुष्यंत जी कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आँखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। वाह! और यही तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये दुष्यंत कुमार त्यागी जी की पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई। और अच्छी बात मिराज जी ये है कि बड़ा कवि या बड़ा शायर ये खुद तय नहीं करता कि वो कितना अच्छा लिख रहा है, समय कालखंड तय करता है कि वो कितना अच्छा लिख गया और क्या लंबे अरसे तक उनकी वो लाइनें, उनकी पंक्तियाँ लोग गुनगुनाते हैं, लोग कोट करते हैं। हम आपसे एकल जी जानना चाहेंगे, हिंदी उर्दू, संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी उर्दू ये दो जिंदा ज़बानें ऐसी हैं जो सगी बहनों की तरह इस देश में रहती हैं। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि जो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। क्या कहना? ये एक खास बात है और वही खूबसूरती बिजनौर में देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। न सिर्फ दुष्यंत त्यागी बल्कि उर्दू के महान प्रख्यात शायर निश्तर खान का ही भी बिजनौर की ही देन है। क्या कहना? हमारे यहाँ शायर, कवि ये कोई अलग अलग मामले नहीं रहे हैं, एक जैसा बयान रखते हैं, हिंदी उर्दू समान रखते हैं। आहा, और ख़ास तौर पर बिजनौर की यही खासियत रही है, ये शख्सियत जो बिजनौर में रही हैं, इन्होंने बिजनौर का नाम इसीलिए रोशन किया है। ये खासियत रही है बिजनौर की कि यहाँ हिंदी उर्दू लैंग्वेज ये कुछ नहीं है, यहाँ समान रूप से हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर, और ख़ास तौर पर दुष्यंत त्यागी का तो नाम आप जानते ही हैं कि सर्वविदित है। दुष्यंत त्यागी यहाँ समृद्ध कवि रहे हैं। उनकी तो कविताओं का सर्वप्रथम हिंदी और उर्दू को गज़लों में जो प्रयोग किया वो दुष्यंत त्यागी ने किया है। उनके यहाँ लैंग्वेज की कोई मान मर्यादा, कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। क्या कहना? तो ये दुष्यंत त्यागी हैं। और इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, ये दुष्यंत त्यागी है। और निश्तर खान का ही इतना बड़ा नाम हुआ है, खुर्रेलतुन हैदर, ये सब हमारे बिजनौर से ही गए हैं। और मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। हमारे यहाँ तो इतना तक है कि ये जो समारोह होते हैं, जो कवि सम्मेलन और मुशायरे, गंगा जमनी तहजीब जो है, वो 4 पंक्तियों में मैं अपनी 4 पंक्ति सुनाता हूँ आपको। जी जी प्लीज। कि एक तरफ है नबी से अकीदत, आहा, एक तरफ वंदना सरस्वती की। एक तरफ है नबी से अकीदत, एक तरफ वंदना सरस्वती की, और इस जगह हमको प्यारे हैं दोनों, बात है इल्म की रोशनी की। वाह, इल्म की रोशनी की बात बात है है। इल्म की रोशनी की। क्या कहना? तो हमारे यहाँ ये गंगा जमनी तहजीब का एक सर्वप्रथम, मैं तो कहूँगा कि बल्कि सर्वप्रथम जो गंगा जमनी तहजीब का जो इदारा, जो स्कूल, जो संस्थान चले, वो बिजनौर से चले। जी बिल्कुल।
जिस तरीके से कहते हैं कि अगर जिंदगी में संगीत ना हो, इतिहास और साहित्य का ज्ञान ना हो, तो जिंदगी का रस कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और यही वजह है कि इस सत्र में हमारे साथ कवि भी हैं, शायर भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जो बिजनौर के तालमेल को बताएंगे, यहाँ के साहित्य को समझाएंगे और यहाँ की प्रतिष्ठा क्या कुछ है उसको अपनी शायरी और कविताओं के जरिए रखेंगे। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी सुमन जी, आपसे, चूंकि शायरी भी हमने सुनी, तो मैं चाहूँगी कविता हो जाए। आज के इस बदलते दौर को आप किस तरीके से देखती हैं, और आज की तारीख के लिए अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो कुछ शब्द हो जाए। आप माइक ले लीजिए। हेलो। बिजनौर की गंगा जमनी तहजीब है, इससे सभी वाकिफ़ हैं। और मैंने सुना है कि 1947 में जब पूरे देश दंगों में जल रहा था, उस समय भी बिजनौर में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। ऐसी हमारी ऐतिहासिक पवित्र भूमि है, महात्मा विदुर की भूमि है। यहाँ पर साहित्य भी है और बहुत सारी विधाएं हैं, तो बहुत उन्नति कर रहा है। मैं कुछ पंक्तियाँ देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप पंक्तियां जरूर सुनाइएगा। उससे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी विवेक जी कि से। आप, विवेक जी, कुछ अगर आप कहना चाहें अपने शब्दों में, अपने तरीके से, इस बदलते दौर की जो संरचना हम आज के समय में देख रहे हैं, उसे अपने शब्दों के जरिए अगर आप रखना चाहें। बिजनौर की धरती है, दुष्यंत जी की धरती है, इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ त्यागी जी की धरती है। उन्होंने कहा, एक हसरती की आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं बताना चाहता हूँ, ये अख्तर उल ईमान साहब की धरती है। बहुत बड़े शायर हुए हैं और वक्त फिल्म का मशहूर डायलॉग, चिनोई से जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, हमारे ज़िले के थे अख्तर उल ईमान साहब। मैं यहाँ हमारे देश के एक बड़े कवि हैं सुनील जोगी जी, उनकी पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। उन्होंने कविता की जो परिभाषा दी है, वह कविता थी जिसने गौरी को शब्दवान से मारा था। वह कविता थी जिसके सुर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वह कविता है जो मानस, रामचरितमानस, वह कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वह कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वह वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वह कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। यदि मंदिर में जाकर गाओ, कविता भजन बन जाती है। यदि दरबारों में गाओ, कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच यदि गाओ, कविता होरी बन जाती है। और माँ का सुर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। बिल्कुल, जोरदार तालियां। कविता के शब्द एक है, कविता कहने को तो एक है, लेकिन इसके रूप अनेक है। मैम, आप अपनी कविता सुना रही हैं। हाँ, मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ देना चाहूँगी कि माँ दुआएं बहुत देती है, माँ दुआएं बहुत देती है, राह के कांटों को चुन लेती है। माँ, बच्चे भी बैठे हैं, आप सबको भी कहूँगी कि अपने माँ बाप का सम्मान करो। वहीं से दुनिया शुरू होती है, वही आपको इस लायक बनाते हैं कि आप जीवन में तरक्की कर सको। माँ दुआएं बहुत देती है, राह के कांटों को चुन लेती है, उसे कभी खफा मत करना, खुशियाँ रास्ता बदल देती हैं। उसे कभी खफा मत करना, खुशियाँ रास्ता बदल देती हैं। माँ कुछ कहती नहीं, माँ कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप रो देती है। माँ कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप रो देती है। उसे कभी बोझ मत समझना। आजकल आप देख रहे हैं इतने ओल्ड पीपल होम बन रहे हैं। बच्चों, आप देश का भविष्य हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे कभी बोझ मत समझना। माँ ममता की छाँव देती है, माँ ममता की छाँव देती है। और बदनसीब माँ नहीं, वह औलाद है जो माँ के दिल को सुकून नहीं देती है, जो माँ के दिल को सुकून नहीं देती है। और अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की कि माँ के हाथों में वह पतवार है, माँ के हाथों में वह पतवार है, जो नौका को कभी डूबने नहीं देती, जो नौका को कभी डूबने नहीं देती। आपके साथ माँ की दुआएं रहेंगी तो आप हर समय तरक्की करोगे और उन्नति करोगे। कुछ पंक्तियाँ बेटियों के लिए हैं, पर कुछ टाइम बाद देना चाहूँगी। धन्यवाद सुमन जी। माँ का जिक्र किया आपने। मुनव्वर राना साहब ने माँ पर बहुत लिखा है। गज़ल कहने का मतलब होता है माशूका के साथ गुफ्तगू करना, लेकिन मेयारी दर्जा अगर आप देखें तो रिश्तों की दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये एक माँ की महिमा होती है। और माँ का जब जिक्र आता है तो बहुत सारे शेर कहे हैं। मैं मिराज साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ गुनगुनाना चाहते थे माँ के लिए, जरा प्लीज़।
बड़ी पाकीज़ा ज़ात है और माँ पर मैम ने अभी शायरी सुनाई, तो माँ पर मुझे भी अपने चंद शेर याद आ गए। जी, फरमाएं। मैंने कहा कि खुशी ऐसे हमें हर पल तुम्हारा प्यार देता है, वाह, खुशी ऐसे हमें हर पल तुम्हारा प्यार देता है कि जैसे छोटे बच्चे को खुशी इतवार देता है। और ये शेर माँ के लिए कि मैं दिन भर देखता हूँ सैकड़ों चेहरे मगर है माँ, मैं दिन भर देखता हूँ सैकड़ों चेहरे मगर है माँ, सुकून आंखों को मेरी बस तेरा दीदार देता है, वाह, सुकून आंखों को मेरी बस तेरा दीदार देता है। जहाँ माँ शायरी में लोगों ने माँ के लिए शेर कहे हैं, वहीं बाप के लिए भी कहे हैं। तो क्योंकि अगर जहाँ माँ का रुतबा बड़ा है तो वहाँ बाप का भी कहीं कम नहीं है। मुझे अपनी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, मैंने बाप के लिए कही थी कि अभी बिछड़े नहीं हो तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे, अभी तो मेरे सीने में तुम्हारी याद बाकी है, कि अपने बाप के दिल को दुखाने वाले ये सुन ले, तेरा भी दिल दुखाने को तेरी औलाद बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत संजू ज्यादा जी। महत्वपूर्ण हो जाता है राघवेंद्र जी, जी, चूंकि बिल्कुल। अगर जिंदगी के नाव के चप्पू अगर माता पिता के हाथ में है तो समझिए कि कभी आप डूबेंगे ही नहीं, निरंतर अग्रसर अपनी जिंदगी में होते जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आज के बदलते दौर में रिश्तों की परिभाषाएं बदली हैं, जैसा कि जिक्र यहाँ पर माता पिता का हो रहा है, अब समस्याएं भी कई। आज के दौर के लिए आपने अगर कुछ लिखा हो अपने अंदाज में आज की तारीख के लिए, तो कुछ वो गुनगुना दीजिए। देखिए, जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ के लिए तो बहुत बहुत कवियों ने बहुत बहुत खूबसूरत रचनाएं दी हैं। बेशक। मैं 2 पंक्तियाँ दे रहा हूँ जी सुनिए। कि माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, मैं कहूँ कैसे किसी खास की माँ, किसी खास की माँ, कोई जुबैर की अम्मी, कोई विकास की माँ। बहुत अच्छा है। माँ तो माँ है, मैं कहूँ कैसे किसी खास की माँ, कोई जुबैर की अम्मी, कोई विकास की माँ। और बात हिंदी गजलों की आपने की थी, तो चंद पंक्तियां दे रहा हूं। जी जी, प्लीज इरशाद। तरन्नुम से इजाजत है? जी बिल्कुल। देखें, तमाम मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति कहाँ तक पहुंची है, ये 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं दे रहा हूं कि हर तरफ झूठ का संकलन हो गया। संकलन कहते हैं बच्चों इकट्ठा करना, इंतखाब उर्दू में, कलेक्शन। कि हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, हर तरफ झूठ का संकलन हो गया। 4 गुंडे मिले संगठन हो गया, 4 गुंडे मिले, ताली बजा सकते हैं आप। हर तरफ झूठ का संकलन हो गया, 4 गुंडे मिले संगठन हो गया। और रोटियों की जगह, बतौर खास है कि रोटियों की जगह योजनाएं बटी, रोटियों की जगह योजनाएं बटी। देश की भूख का संभरण हो गया, हर तरफ झूठ का संकलन हो गया। मैं संजू जी आपकी बात को बढ़ाते हुए कहूँ आप सभी लोगों से कि जो शेर आपको तुरंत समझ में आ जाए, यकीनन जिस पर आप दाद दें वो अच्छा होता है शेर। जो आपको बिल्कुल। कुछ देर बाद समझ में आए वो यकीनन ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार शेर आपको घर जाके समझ में आता है कि मंच से क्या कहा गया था, उसके मायने क्या थे। तो शायरों को आप दाद देते रहिए, अच्छी शायरी हो रही है, अच्छी कविताएं हो रही हैं। बिल्कुल, बदलती राजनीति को अपने शब्दों में सर ने रखा और किस तरीके से उसका असर आज के जमाने में देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा मैं समझती हूँ कि कोई तरीका राघवेंद्र जी नहीं हो सकता। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, बिजनौर का इतिहास अपने आप में बहुत विस्तृत रहा है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, 21वीं सदी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पुस्तकों में, बुक्स में सिमटा हुआ नजर आता है। क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? बिजनौर का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। जैसे जो भगवान, जो हमारे देश का नाम है भारत, वो भरत के नाम पर पड़ा। वो राजा भरत यहीं कंगम ऋषि के आश्रम में पैदा हुए। और यहाँ बिजनौर अभी भी गंगा जमुनी तहजीब का संवाहक है और झंडा बरदार है। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं और यहाँ इस प्रकार की कोई दूरियाँ अभी तक दिलों में पैदा नहीं हुई। हालांकि प्रयास किया जाता रहा, लेकिन कभी भी यहाँ ऐसी दूरियाँ पैदा नहीं हुई। और
दुष्यंत कुमार ने तो यहाँ खुद कहा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये केवल यही है कि यहाँ कोई भी आलोचना कर रहा है वो व्यक्तिगत है, यह बिजनौर की संस्कृति है। और इसके संवाहक दुष्यंत कुमार ही नहीं रहे, इसके अतिरिक्त रविंद्रनाथ त्यागी जी रहे, निस्तर खान काई साहब रहे, जिन्होंने यहाँ बड़े स्तर पर अपना नाम पैदा किया। और प्रकाश मेहरा जी बिजनौर से थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को जंजीर फिल्म में मौका दिया था। तो विवेक जी, आपने आलोचना की बात कही। कविता और शायरी के ज़रिए आलोचना तो बहुत पहले से होती रही, हालांकि वो धार अब उतनी तेज नहीं हुई। अब मौजूदा दौर में देखें आप, पहले जो कहा जाता था, चाहे सत्ता को चुनौती देने की बात हो, चाहे दिशा दिखाने की बात हो, और जिस तलखी के साथ बात कही जाती थी उसकी तासीर कुछ और होती थी, वो असर अब नहीं दिखता। उस पर हम बाद में आएंगे। आपने कहा आलोचना में दम होना चाहिए। एक शायर ने बड़ा बढ़िया शेर कहा है कि कुछ ऐसा वैसा कहने से बेहतर है खामोश रहो, कुछ ऐसा वैसा कहने से बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। तो शायरों और कलमकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसी बात कहें, अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ उसका मतलब हो, कुछ मायने गहरे हो, अथवा हम चुप रहें। और आज के दौर में मुझे माफ़ी के साथ मैं कहता हूं कि मंच की भी गर्मागिरी है, किस तरह मौजूदा दौर में शायरी और कविताएं हो रही, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन उसके पहले मैं मेरा सा फिर आपका रुख करूंगा। उर्दू ज़बान की हम बात कर रहे थे। सवाल यह है कि सियासत में आप देखें, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, बहुत सारे नेता, और खासकर जब बजट पेश किया जाता है तो शायरी पढ़ी जाती है। जी सर जी। लेकिन सियासत में शायरी और शायरी की अपनी सियासत भी है, और खासकर मंच की सियासत है, उसको कैसे देखते हैं आप? जी सर, ये हर फील्ड में है कि जैसे सियासत, अगर शायरी में आप जाएंगे तो शायरी में भी मंच को लेकर बहुत सियासत होती है। लेकिन इन चीज़ों से हटकर एक शायर जब शेर कहता है तो वो बहुत दिल से कहता है, और जो लोग सियासत करते हैं वो भी उस पर दाद देते हैं अगर अच्छा शेर आता है तो। जी। क्योंकि कलमकार जब शेर कहता है तो वो अपना कलेजा निकाल कर रख देता है, जिसके लिए एक शायर कहते हैं कि नया चेहरा, नया लहजा, नया मजमून देते हैं जी। गज़ल कहते हैं हम जब भी गज़ल को खून देते हैं। वाह। और मैं अपनी 4 पंक्तियां नौजवान नस्ल को सुनाना चाहता हूँ। मैंने 4 पंक्तियां कही कि देखिए नौजवान नस्ल यहाँ बैठे हुए हैं, गज़ल का शेर है, आप गज़ल भी एंजॉय कीजिए। मैंने कहा है शेर कि धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको, धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। शेर पसंद आए तो आप तालियां बजाते रहना। धड़कनें भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। उसके होंठों ने तो आवाज़ नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। वाह वाह। मेरा जी, मोहब्बत की बात की आपने। सदा अम्बालवी का एक शेर है कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अब सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। ये एक बड़ा बुरा हुआ शायरी के साथ, उर्दू ज़बान के साथ। जी सर, अब मज़हब के साथ जोड़ा, सबका जो जैसा कलमकार होता है वैसी सोच रखता है। मुनव्वर राना ये भी कह रहे हैं कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। यकीनन यही रिश्ता है दोनों तो ज़बानों मोहब्बत का भी रिश्ता है। मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ। 4 मिसरों से फिर एक पैगाम देता हूँ कि दिया है खून तुमने भी, दिया है खून हमने भी, कई कुर्बानियाँ देकर इसे हमने संवारा है। चलो एक साथ मिलकर हम लगाते हैं यही नारा, तुम्हें भी मुल्क प्यारा है, हमें भी मुल्क प्यारा है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत चूंकि बढ़िया। मिराज जी ने यहाँ पर जिक्र सर किया कि आंखों का जिक्र आपने किया, लफ्जों का जिक्र आपने किया। चूंकि कई दफा ऐसा होता है कि हम सभी को शायरी सुनना बहुत पसंद होता है, लेकिन जरा सा हट के सवाल मेरा है कि एक प्रोफेशन के तौर पे अगर इसे ले जाना हम चाहें, शेर व शायरी अगर हम करना चाहें, तो बहुत सी विडंबनाएं मन में होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पर मौजूद है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे करेंगे, स्कोप क्या होगा। ऐसे में आंखों में तो बहुत सी ख्वाहिशें होती है, लेकिन लबों तक वो नहीं पहुंच पाती। तो कोई मैसेज अगर आप उन तमाम छात्र छात्राओं को देना चाहें जो यहाँ मौजूद भी हैं या फिर इस वक्त जो आपको देख और सुन पा रहे हैं। देखिए, शायरी अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो बहुत आगे इसमें आदमी जा भी सकता है, लेकिन सबसे मेन है आप अपनी स्टडी फोकस करें, पुराने शोरा को पढ़ें। जो हमारे बड़े शायर जैसे दुष्यंत कुमार त्यागी साहब और निस्तर खान काही, साहिल लुधियानवी, गोपाल दास नीरज, ये बहुत सारे शायर, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ कह नहीं पाओगे। तो पहले पढ़ना पड़ता है,
क्योंकि फॉर बीइंग ए गुड स्पीकर फर्स्ट वी विल हैव टू बी गुड लिसनर। अच्छा बोलने वाला बनने से पहले सुनने वाला बनना पड़ेगा। ऐसे ही अच्छा कहने वाला बनने से पहले आपको पढ़ने वाला बनना पड़ेगा। पहले आपको अपने सीनियर शोरा को पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसमें अपना कोई मकाम बना सकते हैं, अच्छे शेर कह सकते हैं। ये सारे बड़े कलमकार बैठे हैं, बेहतर जानते हैं जब आप एक लाइन लिखते हैं तो 100 लाइन सोचते हैं उससे पहले। जी सर। और जो महराज जी ने कहा कि जैसा आप खुद को भरेंगे वैसे ही आप छलकेंगे, तो आपकी बातों में, आपके व्यवहार में वही नज़र आएगा जो आप सोचेंगे, अपने अंदर जो ग्रहण करेंगे। ये बड़ी बात है कि बड़े शायरों को जब आप पढ़ेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरह शायरी भी हो सकती है। मैम आपका रुख करूँगा। हाँ, बच्चे यहाँ, बच्चे नहीं कहूँगी, एक्चुअली युवा वर्ग बैठा है, शेर व शायरी की बात चल रही है, तो अपनी 2 पंक्तियाँ देना चाहूँगी कि सभी को मज़ा आएगा। आपके दिल की बात है कि जी मुझे गर चांद की तलब है, ये उम्र ही ऐसी है कि आदमी सीधे चांद की बात करता है, कि मुझे गर चांद की तलब है तो उसको भी तो जुस्तजू होगी मेरी। मुझे गर चांद की तलब है तो उसको भी तो जुस्तजू होगी मेरी। और सो जाने दो सितारों को, फिर बात करेंगे रात सारी, फिर बात करेंगे रात सारी। और बच्चों एक और चीज़, एक शेर और देना चाहूँगी जो आज सटीक है, सार्थक है, कि चल सको तो चलो, कौन किसके लिए रुका करता है। चल सको तो चलो, कौन किसके लिए रुका करता है। और इस दुनिया का कारोबार यूं ही चला करता है, इस दुनिया का कारोबार यूं ही चला करता है। आगे बढ़ो, अगर बहना ज़िंदगी है, चलते रहना ज़िंदगी है, सीखना ज़िंदगी है। अगर रुक जाओगे तो मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाओगे। सीखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल कंपटीशन का क्षेत्र है और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि बार बार उसी पर हम फोकस भी कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी मिराज जी, सूफ़ी गीत हो, शायरी हो, गज़ल हो, बिजनौर का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन आज 21वीं सदी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ सा नज़र आ रहा है। वजह क्या कुछ है और उसको दोबारा से कैसे संजोया जा मैम सकता है? वजह यही है, मैंने जैसे कहा कि हमने पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि आज आप देखिए इंटरनेट का दौर है, अगर हम कुछ भी स्टडी करते हैं, हम बाई मोबाइल स्टडी करने लगे तो उस पर व्हाट्सअप आता है दोस्त का, हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं वो निकल जाता है, जिसके लिए जॉन एलिया ने कहा क्योंकि किताबों से मोहब्बत करने वाला शख्स ही कुछ कर सकता है। आज किताबें हमारी दुनिया से दूर हो गई। जॉन एलिया कहते हैं कि तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी दुनिया में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जोरदार तो तालियां आज हो हम जाएगी। किताबों से बहुत खूब, बहुत खूब। विवेक जी, दुष्यंत कुमार की धरती में फिर उसी बात पर आऊँगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की, और बार बार मेरा मन कर रहा दुष्यंत जी का जिक्र करूँ। क्या लिखा है उन्होंने, आप अगर उनकी गज़लों की बात करें, शेरों की, क्या एक एक शब्द उनके बड़े कीमती और मायने रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई सड़कों पर उतरता है, तो वो उनका शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये ऐसा मेयारी शेर है कि इतने साल के बाद, इतना लंबा अरसा गुजर गया, हर आंदोलनकारी इसको अपना नारा बनाता है, उस तरह बुलंद करता है आवाज़। बिजनौर की धरती पर उस परंपरा को आगे बढ़ाने की अगर बात करें तो कहीं कोई चूक हुई है या अभी भी उस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी उर्दू में कि लोग उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं? बिल्कुल लिखा जा रहा है। डॉक्टर गिरिराज सिंह अग्रवाल जी यहाँ इसी धरती पर रहे और बड़े कवि हैं देश के। मैं लाइनें पूरी करना चाहूँगा, वो आपने जो कहा वो पूरी उसके शेर हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सख्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत खूब, वाकई। क्या दुष्यंत आग कुमार का जी ने लगना? इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, जी, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलते हैं उम्र भर के लिए। संसद में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायर दुष्यंत कुमार जी हैं और उनके शेर को लगातार हमारे जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या विपक्ष के राजनेता राहुल गांधी जी हों, सभी ट्वीट करते रहते हैं। वह परंपरा जो दुष्यंत ने कायम की थी वो आज भी कायम है और हमेशा इनकलाब की भाषा बोलती रहेगी।
बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बदलते दौर का बार बार जिक्र हो रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूंकि सर ने भी कहा कि दौर बदल गया है, ऐसे में लोगों की मानसिकताएं बदली हैं, डेफिनेटली सोच भी बदली है, लेकिन बिजनौर को आप वहाँ कहाँ देखते हैं? और अपनी शायरी के ज़रिए अगर आप बताना चाहें कि बिजनौर की जो विस्तृत यहाँ पर इतिहास है, उसको आप आज के दौर में कहाँ देखते हैं, कुछ पंक्तियों के रूप में? हाँ, देखिए, वही बात अभी भाई साहब कह रहे थे कि कविता को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कविता स्वयं में समर्थ है, और कवि अगर ढंग से अपनी बात को कह पा रहा है तो तालियां अनायास बजेंगी। बिजनौर का जहाँ तक सवाल है, दुष्यंत की परंपराओं में अनेक संस्थाएं जो दुष्यंत का अवार्ड देती मुझे मिला हुआ है जी, और देश के विभिन्न मंचों से किया है, और एक प्रयास है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखें, ये पंक्तियाँ स्वयं में आपको बता देंगी कि स्वप्न इतने अधिक आर्थिक हो गए, स्वप्न इतने अधिक आर्थिक हो गए, आंख के अश्रु तक कार्मिक हो गए, और पहले होते थे सब धर्म से धार्मिक। जी, पहले होते थे सब धर्म से धार्मिक, अब तो बहरूपीय धार्मिक हो गए, अब तो बहरूपीय धार्मिक हो गए। और बच्चों, ये खास तौर पे मेरे नौजवान दोस्तों, के फूल और शूल दोनों ही शाखों पे थे, फूल और शूल दोनों ही शाखों पे थे, फूल माला बने हार्दिक हो गए। और अंतिम दो पंक्तियां दे रहा हूं कि ज्ञानियों ने तो एकल लिया मौन व्रत, ज्ञानियों ने तो एकल लिया मौन व्रत, अल्प ज्ञानी बड़े तार्किक हो गए, पहले होते थे सब धर्म से धार्मिक, अब तो बहरूपीय धार्मिक। आपने जो तंज कसा, दीक्षित दनकौरी का एक शेर है कि एकता के सभी पक्षधर हो गए, कुछ इधर हो गए कुछ उधर हो गए। तो ये स्थिति रहती है। आपसे मैं कहूँगा मेराज भाई की गज़ल में इशारों में बात कही जाती है, यही उसकी खूबी है, यही खासियत है। लेकिन सीधे सीधे आजकल बहुत हार्ड लाइन ली जाती है शायरी में, नेताओं के खिलाफ बोला जाता है, मंच से सरकारों के खिलाफ बोला जाता है। शायरी ऐसी नहीं होती थी जी सर। इशारों में बात कहने का हुनर गज़ल में आता है, और अब लोग उसमें उस अंदाज में बात को नहीं परोते हैं, सीधे सीधे एक राजनीतिक शायरी होने लगी मंचों से। उस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, दरअसल वो शायरी तो है नहीं, वो रिपोर्टिंग है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको बहर में कर कर जी, यानी शायरी का सहारा लेकर उसको पढ़ दिया जाता है। उसे हम शायरी की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जैसा आपने कहा, इशारा और किनाया का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो वही शायरी होती है। आज हम पॉपुलैरिटी कमाने के लिए किसी को गालियां देकर मशहूर हो जाते हैं, जिसके लिए शकील आज़मी कहते हैं, क्या शकील आज़मी का बड़ा मशहूर शेर है, वो कहते हैं कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्करे बन गए दरबार में रहने के लिए, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, यही बदलते दौर की कहीं ना कहीं सच्चाई है, जो वो कहते हैं यही खासियत है गज़ल और शायरी की, मर्यादा भी बनी रहती है और दूर तलक बात भी पहुंच जाती है। मिराज जी, आप ही से मैं जानना चाहूँगी, चूंकि राजनीति की हमने बात की, साहित्य की हम बात करें, बिजनौर के इतिहास की हम बात करें, थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, चूंकि बड़ी तादाद में युवा हमारे बीच में है। कुछ आज के युवाओं के लिए, हाँ, कुछ युवाओं के लिए हो जाए, आप थोड़ा सा तवज्जो दे लीजिए, मैं एक गज़ल एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप ही के लिए। ये मेरी एक मशहूर गज़ल में से है, आप देखिए, स्टूडेंट्स खास तौर पर। ऐसा लगता है जैसे जुदा भी नहीं, 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 और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं, और बरसों से तुझसे मिला भी नहीं। यह शेर खास तौर पर कि जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए, जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए, जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते हुए, जितना रोया हूँ तुझसे बिछड़ते
उछड़ते हुए, इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं, इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं। ये शेर भी खास तौर पर, इतना शायद कभी मैं हंसा भी नहीं। मैं तुम्हारा हूँ तुमसे ये कह तो दिया, मैं तुम्हारा हूँ तुमसे ये कह तो दिया, मैं तुम्हारा हूँ तुमसे ये कह तो दिया, मैं तुम्हारा हूँ तुमसे ये कह तो दिया। तुमको शक है तो शक की दवा भी नहीं, तुमको शक है तो शक की दवा भी नहीं। और सर एक शेर और है इसका, बिल्कुल बिल्कुल आप इजाजत दें। बिल्कुल इजाज़त। तुमको शक है तो शक की दवा भी नहीं। एक वर्ड आएगा मुंतजिर, मुंतजिर मीन्स इन वेटिंग, यानी इंतजार में होना, कि जाने क्यों मुंतजिर हैं ये आंखें मेरी, जाने क्यों मुंतजिर हैं ये आंखें मेरी, जाने क्यों मुंतजिर हैं ये आंखें मेरी, जाने क्यों मुंतजिर हैं ये आंखें मेरी। उसने मिलने का वादा किया भी नहीं, क्या बात है। उसने मिलने का वादा किया भी नहीं। इस तरह गुम थे हम तेरे दीदार में, इस तरह गुम थे हम तेरे दीदार में, इस तरह गुम थे हम तेरे दीदार में, इस तरह गुम थे हम तेरे दीदार में। कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। जी सर। ये अरविंद जी उर्दू शायरी और अदब की एक खास बात है कि इशारों में बड़ी से बड़ी बात कह देना। और उर्दू के लिए तो मैं ये कहूँगा, ये उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है इसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। और यही हिंदी कवियों के लिए कहूँगा कि जिस रास्ते से गुजरते हैं गहरे निशान छोड़ते हैं। और होली आ रही है, होली बहुत नज़दीक है। मैं चाहूँगा मैडम सुमन जी, होली पर कुछ अगर आपके मन में हो, गुनगुना सकें, कोई पैगाम दे सके इस मंच से, क्योंकि एकता की बात कर, और होली पर हुड़दंग बहुत आम है, उस हुड से बचना चाहिए। तो ऐसी एकता, ऐसी एकजुटता की कोई मिसाल पेश करें, कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज। मैं होली पर अभी सुनाती हूँ, पर उससे पहले मैं एक रचना महिला सशक्तिकरण की बात है, हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उस पर देना स्वागत है, चाहूंगी। स्वागत मेरे है। सामने मेरी बहुत सारी बेटियां बैठी हुई हैं, तो उनको पेश करती हूँ। इसके बाद मैं अगले दौर में होली पर सुनाती हूँ कि सुनो पांचाली, सकारात्मक रचना है। सुनो पांचाली, तुम क्यों कृष्ण का इंतजार कर रही हो, सुनो पांचाली, तुम क्यों कृष्ण का इंतजार कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती यह द्वापर नहीं कलयुग है, अब कृष्ण नहीं आएंगे। क्या तुम नहीं जानती कि यह द्वापर नहीं कलयुग है, अब कृष्ण नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। वैसे आज भी दरबार सजा है, वैसे आज भी दरबार सजा है और धर्मराज भी सिंहासन पर विराजमान है। वैसे आज भी दरबार सजा है और धर्मराज भी सिंहासन पर विराजमान है। पर क्या तुम नहीं जानती युग बदला है चरित्र नहीं, पर क्या तुम नहीं जानती युग बदला है चरित्र नहीं। तुम हो कि अब भी सत्य और धर्म की गुहार लगा रही हो कि कोई आए तुम्हारी रक्षा करे। जगह जगह बेटियों के साथ जो हो रहा है, तुम हो कि अब भी सत्य और धर्म की गुहार लगा रही हो। क्या तुम नहीं जानती दुर्योधन और दुशासन अब महलों से बाहर भी चीरहरण करने लगे हैं। क्या तुम नहीं जानती कि दुशासन और दुर्योधन अब महलों से बाहर भी चीरहरण करने लगे हैं और कोई कृष्ण नहीं आता, और कोई कृष्ण नहीं आता। सुनो पांचाली उठो, सुनो पांचाली उठो, अब तुम्हें स्वयं ही सबल होना होगा। उठो, तुम्हें स्वयं ही सबल होना होगा। आदि शक्ति बनकर
महिषासुर का दलन करना होगा। आदि शक्ति बनकर महिषासुर का दलन बनना होगा। क्यों किसी के इंतजार में आंसू बहा रही हो, क्यों किसी के इंतजार में आंसू बहा रही हो। तो बच्चियों को मेरा संदेश है कि सक्षम बनो, अपने काबिल बनो, किसी की हिम्मत ना पड़े जो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके। अभी होली पे इसके बाद में सुना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक महिला का बहुत अपने बढ़िया। आप में ताकतवर होना, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पे। सर, होली के लिए आप कुछ यहाँ पर गुनगुना दे तो। होली पर जैसे प्राचीन परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ होली खेलते थे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका के अतिरिक्त देवर और भौजाई का भी बहुत मजाक होता है। मेरे साथ एक घटना हुई तो मैं उसी को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, देवर भाभी से संबंधित। मैं वह सुनाना चाहता हूँ। मॉर्निंग वॉक का चला कुछ लंबा दौर, मस्ती के अंदाज में चले घर की ओर। रास्ते में मिल गए हमको लज्जा भैया, सोचा कुछ मस्ती कर ले क्योंकि छत पर थी भौजैया। हमने पूछा आप है नीचे ऊपर है भौजाई, सब कुछ ठीक ठाक है या हो गई है लगाई। भैया हंसकर बोले भाभी तेरी कपली रहे सुखाए, सीधा यहाँ से निकल जा वरना अभी दे धमकाए। कहाँ माने आसानी से हम खतरों के खिलाड़ी, आग टपकी भाभी नीचे ही कहने लगे ओ अनाड़ी, क्यों लोगों के घर में आग लगा रहे हो, सुबह सुबह ही हमारे मियाँ की खोपड़ी खा रहे हो, बिना बात ही हमारी मजाक बना रहे हो और राजू के पापा को मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो। मेरी जो बेइज्जती की है उसका सबक सिखाऊंगी, तेरे घर जाकर तेरी माँ के सामने अभी जहर खाऊंगी। अपनी सारी बेइज्जती का इल्ज़ाम तुझ पर लगाऊंगी, बच भी गई तो तुझे जेल जरूर पहुंचाऊंगी। अब हम पूरी तरह बैकफुट पर आ गए, जहर का नाम सुनकर ही पूरी तरह घबरा गए। मैं तो रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक से गुजर रहा था। मैंने कहा भौजी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो नाहक गुस्सा हो रही हैं और चढ़ी त्योरी है। मैंने तो इससे बड़ी बड़ी मजाक कई बार भैया से करी है। भैया दर्शक बने खड़े थे, जैसे भाभी से डरे थे। हमने हाथ जोड़े तब जाकर भाभी मानी, कान पकड़े और अपनी गलती मानी। बाद में पता चला भैया से लगी थी और रोने के लिए तैयार खड़ी थी। भैया की बला हमारे से रा पड़ी थी, हमारी तो खोपड़ी ही चकरा पड़ी थी। कहावत है मैं तो रोने वाली थी, अच्छा हुआ पति ने मार दिया, पर यहाँ तो पति का गुस्सा उल्टा देवर पर ही उतार दिया। जोरदार तालियां हो जाएगी। वो तमाम जो नटखटपन होता है, वो जो शरारतें होती है, वो एक कविता के रूप में आपने बखूबी यहाँ पर समझाया। अब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल होली की बात चल रही है तो होली का मौसम ही ऐसा है, बसंत से शुरू होता है कि जैसे फिजा में भी एक खुमारी सी छा जाती है। वो कहते हैं कि असिया भी रसिया हो जाता है होली में। तो होली पे हास्य की नहीं पर कुछ पंक्तियाँ देना चाहूँगी। होली के माहौल का मैंने वर्णन किया है। सरसों बौराई, मैंने कहा ना फिजा में एक माहौल बन जाता है। सरसों बौराई अमुआ बौराए, प्रकृति भी होली के रंग में रंग जाती है। सरसों बौराई अमुआ बौराए, बौराए से अली घूमत हैं, बौराए से अली घूमत हैं। मनवा रहा है डोल, डाली डाली टेसू फूले, कोयल गाती मीठे बोल। डाली डाली टेसू फूले, कोयल गाती मीठे बोल। बाजे हैं ढोल मृदंग, बाजे हैं ढोल मृदंग, गूंजे है हंसी ठट्टा और किल्लोल। बाजे हैं ढोल मृदंग, गूंजे है हंसी ठट्टा और किल्लोल। आप देखिए सब मजाक करते हैं इस समय। महक उठे हैं रंग सारे, महक उठे रंग सारे, छाया है चहु और गुलाल। होली के माहौल में ले जाना चाहूँगी। जब सोचिए हुरियारे चलते हैं, चारों ओर गुलाल होता है, तो महक उठे रंग सारे, छाया है चहु और गुलाल। और कुछ ऐसा चढ़ा हिया में भांग का रंग, हिया में उठत हिलोल। कुछ ऐसा चढ़ा भांग का रंग, हिया में उठत हिलोल। और मारी पिचकारी भर कहना ने, हो गई ब्रज किशोरी लाल। सरारा, सब बोलेंगे सरारा। होली आ रही है ना, और जोरदार हो जाए सारा रा। बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, जिस तरीके हाँ, से मारी भर पिचकारी कान्हा ने, हो गई ब्रज किशोरी लाल। इत उत डोल रही, होली में सब बजते हैं रंगों से। इत उत डोल रही, सूझे ना कोई जतन, रसिया संग होली खेलत, मचावत खूब धमाल। फाग फाग हो उठा तन मन, फाग फाग हो उठा तन मन। ऐसी होली खेलत है नंदलाल, ऐसी होली खेलत है नंदलाल। धन्यवाद सुमन जी। हमारे एक पैनलिस्ट जो लेट हुए थे, शकील बिजनौरी साहब आ गए हैं। मैं चाहूँगा आप मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। शकील साहब शायर हैं, इतिहासकार हैं और बिजनौर
और ख़ासकर बदलते वक्त के साथ बिजनौर कितना बदला है उस पर भी हम बात करेंगे, शकील साहब से जानेंगे। दे दीजिए एक शकील साहब। शकील साहब, आप शुरुआत में जुड़ते तो यकीनन पहला सवाल मैं आपसे ही करता, और वो सवाल मैं अब पूछना चाहता हूँ आपसे, बदलते वक्त के साथ बिजनौर कितना बदला है अदब की नज़र से देखें तो, कितना बदला है, क्या बदलाव आया है? साउंड ज़रा ठीक करिए सर के माइक का। ठीक है सर, बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं आप। सम्मानित और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी अपनों, बिजनौर हमेशा से ऋषि भूमि है। ये ऋषि भूमि कहलाती है। विश्वामित्र यहीं के थे, कर्ण यहीं रहे, और बहुत सारे लोग जी, और बहुत सारे लोग जी, वो चाहे मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ और या कर्ण हूँ या अब ये दरअसल ऋषि भूमि है, मोहब्बतों की भूमि है, और साहित्य के हिसाब से भी ये बहुत बहुत अहम है, जो हिंदी के भी और उर्दू के भी स्तंभ कहलाते, साहित्य में उसके स्तंभ कहलाते हैं, वो बिजनौर ने दिए हैं। और मैं दरअसल यहाँ अभी होली की बात हो रही थी, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी फरमाइए। अपने मन की। जी सर। मेरा मन ये है, इसे आप एक शायर मन कह सकते हैं, कवि हृदय कह सकते हैं, थोड़ा सा चित्रकारी से भी संबंधित है तो वो कह सकते हैं कि हम, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, हम अपने घरों में चाहे जो भी हों, अपनी इबादत गाहों में, अपनी तपस्या स्थली में चाहे जो भी हों, लेकिन हमें बाहर निकलने के बाद हिंदुस्तानी हो जाना चाहिए। बात है कि ये जो हैं वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ये आप साउंड जरा देखिए माइक। जी कुछ, हाँ, हेलो, हाँ, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ रोशनियों के त्योहार हैं, रंगों के त्योहार हैं, मिठाइयों के त्योहार हैं, और सच मानिए तो ये मोहब्बतों के त्योहार हैं। और हम सबको, वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या बड़ा दिन जी या लोहड़ी, हमें वो मिलजुल के मनानी चाहिए। क्या कभी ऐसा हिंदुस्तान होगा? अगर होगा तो वो मेरे सपनों का हिंदुस्तान होगा। मैं आप सब लोगों का इस तरह एक खूबसूरत प्रोग्राम करने के लिए और अपनी मन बात कहने के लिए बहुत आपका आदर करता हूँ। बिजनौर में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और बड़ी छोटी सी यहाँ की मोहब्बतों की मिसाल आपको बता देना चाहता हूँ। एक छोटा सा संस्मरण। क्या होता है कि यहाँ जब कभी कोई बड़ी बात होती थी तो हमारे यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे वो घरों में से निकल के इकट्ठे हो जाते थे और कभी भी उसके अंदर कोई खटास नहीं आने देते थे। इस बात को आज दुख से कहता हूँ कि आज के क्या तो बुजुर्ग वैसे नहीं रहे, या हमारे संस्कार वैसे नहीं रहे, या वो हमारी संस्कृति वैसी नहीं रही। क्या हमारी संस्कृति है, जो हमारे तहजीब है, जो हमारा तमद्दुन है, हमारे संस्कार हैं, वो
हमें याद रखने चाहिए और वो हमारी पहचान है, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है वो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ और फिर चाहता हूँ कि आप सब लोग प्यार से एक हो जाएं और ये त्योहार मेहरबानी से मोहब्बतों से मनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। शकील साहब, मोहब्बत की बात की आपने, अगर कुछ शायरी की शक्ल में सुनाना चाहें, कहना चाहें, मोहब्बत का पैगाम देना चाहें। बिजनौर शहर की तारीख, चूंकि बड़ी तादाद में शकील जी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, मोहब्बत का जिक्र आपने अभी कई दफा अच्छा। किया, तो उसी के लिए कुछ अपना लिखा हुआ आप गुनगुनाना चाहें। अच्छा अब तहत में या तरन्नुम में, जैसी आपकी पसंद। देखिए, कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद। अगर वो फूल था तो अपना सच समझा गया होगा। अगर वो फूल था तो अपना सच समझा गया होगा कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। ये प्यासी रेत की लहरें भला पानी को क्या जाने, यकीनन इस तरफ से भी कभी दरिया गया होगा। जोरदार तालियां हो जाएंगी। बहुत आपकी। और 4 मिसरे और देखिए कि सर से सारे बोझ झटक दे, हल्का हो जा बोझल मत हो। सर से सारे बोझ झटक दे, हल्का हो जा बोझल मत हो। चाहे आंख में आंसू बन जा लेकिन मन में काजल मत हो। चाहे आंख में आंसू बन जा लेकिन मन में काजल मत हो। आंधी के आसार हैं शायद, पंछी सारे लौट आए हैं। ऐसे में घर छोड़ के मत जा, वापस आ जा, पागल मत हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। चूंकि समय की कमी है राघवेंद्र जी, मिराज जी, मैं अब चंद पंक्तियां आखिरी आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि नेतागण भी हमारी इस महफिल में आ चुके हैं। राजनीति को लेकर कुछ हो जाए। बल्कि मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अब समय बहुत कम है, बातचीत के क्रम में सवाल जवाब में कुछ हम जिक्र ना कर पाए हों और आपके मन में कुछ हो जो आप कहना चाहते हो, तो बारी बारी से संजीव जी आप कहें, मिराज जी आप भी कहें अपनी बात। बस सर, मैं तो 4 पंक्तियों जी। से अपना पैगाम देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं नफरत की बात करता ही नहीं मन से, क्योंकि शायर की जिम्मेदारी होती है, शायर समाज का आईना होता है और शायर जो देखता है वो कहता है। अगर आप बात नफरत की भी कर रहे हो तो वो ज़ाहिरी ना हो, वो इशारतन हो, उसमें शायरी का फ़न हो। तो मैं मोहब्बत की बात एक कहना चाहता हूँ। होली का भी त्यौहार आ रहा है और फिर उसके बाद संजीव भाई आपको सुना देंगे। मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती। अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती। बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। बिछड़कर आपसे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी। ज़रा सी ज़िंदगी है, दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी आपने कुछ नेताओं के संबंध में किया। हमारे नेता लोग यहाँ आए हैं, जाहिर है कुछ स्वागत कर रहा हूँ कुछ पंक्तियों से कि कैसे कैसे मोल बिके, कैसे कैसे मोल मिले, कैसे मोल बिके, पत्थर थे अनमोल बिके। और नेताओं की बातें क्या, देश बिके भूगोल बिके। नेताओं की बातें क्या, देश बिके भूगोल बिके। और होली का माहौल था। 4 पंक्ति ये मिल की भी देख लें। एक मुक्तक दे रहा हूं कि जी का जंजाल हो गया चेहरा। मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं, तालियां देना कि जी का जंजाल हो गया चेहरा। बंग बंगाल हो गया चेहरा। और मैंने देखा भी नहीं था उसको, खुद ब खुद लाल हो गया चेहरा। खुद ब खुद लाल
हो गया चेहरा। इंडिया न्यूज को बहुत बधाइयाँ, होली की आपको भी बधाइयाँ शुक्रिया, सुमन बहुत जी। बहुत। छोटा छोटा इंडिया comment न्यूज को बहुत बधाई के साथ एक अंत में सब रंग हमने देखे, एक हास्य रचना सुनाना चाहूंगी, आशा है आनंद आएगा आपको। कि कल रात सौदा लेने बाजार गए, जल्दी सुना रही हूँ थोड़ा। कल रात सौदा लेने बाजार गए, बेख्याली में एक मोहतरमा से टकरा गए। देखकर उसे दिल के तार झंझना गए। मुनीश जी बहुत हंस रहे हैं। देखकर उसे दिल के तार झंझना गए और सोचा कि कहीं यह वही तो नहीं, पर याददाश्त से गच्चा खा गए। पर याददाश्त से गच्चा खा गए। फिर दोनों की नजरें क्या मिली, बेसाख्ता कॉलेज के दिन याद आ गए। फिर उसने कुछ नजाकत से कहा, पहचाना नहीं क्या, पहचाना नहीं क्या। हमने कहा हाँ हाँ पहचान लिया, पर वक्त के सितम तो देखिए, हुजूर क्या थे और क्या हो गए। वक्त के सितम तो देखिए, हुजूर क्या थे और क्या हो गए। हाय कहाँ वह नाजुक सी कमसिन हसीना, कहाँ वह नाजुक सी कमसिन हसीना, और खुशबुएं मारता था जिसका पसीना, खुशबुएं मारता था जिसका पसीना। और अब यह स्थूल काया, और अब यह स्थूल काया, मृगनयनी की आंखों पर चश्मे का साया, मृगनयनी की आंखों पर चश्मे का साया। हाय पूर्णमासी पर अमावस की छाया। तो वह हंसकर बोली, चेहरे का क्या है, यह तो एक दिन बदल जाएगा, वक्त के सांचे में ढल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, पर तुम्हें खुद को देखो कितना बदल गए हो। छुआरे से किसमिस बन गए हो, छुआरे से किसमिस बन गए हो। हाय गोविंदा के लटके झटके नाना पाटेकर में बदल गए। हाय गोविंदा के लटके झटके नाना पाटेकर में बदल गए। पर हुजूर कुछ बातों में तुम आज भी नहीं बदले। मौका मिलते ही महबूबा के ख्याल में खो गए, और इस उम्र में भी जलवा दिखा गए, और इस उम्र में भी जलवा दिखा गए। विवेक जी, दो पंक्तियां। अंत में मैं काका हाथरसी जी बहुत बड़े कवि हैं, उनकी कविता से समापन करना चाहूँगा कि रिंग रोड पर मिल गए, रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर। यदि यहाँ कोई हो तो क्षमा चाहूँगा। रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर, कुत्ता उनके साथ था पकड़ रखी जंजीर, पकड़ रखी जंजीर अली सेशन था कुत्ता, नेताजी से दोगुना भौंकने का था बुत्ता। हमने पूछा कहो आज कैसे हो गुमसुम, इस गधे को साथ लेकर कहाँ चल दिए तुम। नेताजी कहने लगे करके टेढ़ी नाक, कुत्ता है या गधा है, फूट गई है आँख, फूट गई है आँख, नशा करके आए हो, सुबह सुबह ही बिना बात लगने आए हो। हम बोले कि कौन आपसे जूझ रहे हैं, हम तो यह सवाल आपके कुत्ते से पूछ रहे हैं, हम तो यह सवाल आपके कुत्ते से। आपकी इस रचना से एक बड़े रचनाकार की पंक्तियां याद आई कि महानगरों पर उन्होंने जो तंज कसा है कि क्या स्थिति है कि गांव के कुत्ते ने शहर के कुत्ते से कहा कि तूने कहाँ से सीखी ये अदा पूंछ दबाने की। शहर का कुत्ता बोला, मेरी दबी पूंछ को मेरी बुज़दिली मत समझ, अरे शहर में जगह कहाँ तुम हिलाने की। तो ये महानगरों की जिंदगी पर एक कटाक्ष था। इस सत्र को हम खत्म करेंगे और बिल्कुल, इस पर तमाम शायर हमारे बीच रहे, इतिहासकार भी थे, कवि भी हमारे बीच में रहे, जिनका तालमेल हमने देखा और बहुत ही खूबसूरती से वो सामने आया, जहाँ पर बिजनौर की कला के बारे में जाना, इतिहास के बारे में जाना और यहाँ के साहित्य के बारे में बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। और मैं सबका धन्यवाद कर